तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही लेवल के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन ने चालू कर रखा था कि साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन थे, टोटल 1500 क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे 1500 क्वेश्चनों का अपन एग्जाम से पहले पहले एक बार फास्टेस्ट रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसमें से मैंने 2 वीडियो कंप्लीट करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मैंने 60 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा दिए थे, और 60 क्वेश्चन के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एक एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता हूं। तो उस हिसाब से अपने लगभग 120 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो चुके थे 2 वीडियो के अंतर्गत। आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन 60 से आगे बढ़ेंगे और पूरे 1500 क्वेश्चनों का आपका फास्टेस्ट रिवीजन में एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करवा दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मेरे मन का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी फास्टेस्ट रिवीजन के नाम से, वहां पर जाकर के पिछली 2 क्लासें देख लेना। और अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 61 है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा, यानी कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो ध्यान रख लेना, इसको क्या कहा जाता था, व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा जाता था, व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले बता दूं कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर उसके बाद में मन का विज्ञान माना गया था, फिर उसके बाद में चेतना का विज्ञान माना गया था, और सबसे लास्ट में व्यवहार का विज्ञान माना गया था। और ये 20वीं शताब्दी में माना गया था, और वर्तमान में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। अब यहां से देखो, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे। व्यवहार के विज्ञान मानने वाला था सबसे बड़ा कौन था, जेबी वाटसन। ध्यान रख लेना, जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और उसने 11 माह के बच्चे पर, अपने बच्चे 11 माह का उसका बच्चा था अल्बर्ट नाम का, उसके ऊपर प्रयोग भी किया था। इस बच्चे का नाम भी पूछा जाता है, अल्बर्ट नाम याद रख लेना, जेबी वाटसन। ठीक है, तो ये हो गया व्यवहार का विज्ञान। इसके अलावा यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि आत्मा का विज्ञान किस किसने कहा था, तो अरस्तु और प्लेटो याद रख लेना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था, पोम्पोनो जी ने बताया था। चेतना का विज्ञान किसने बताया था, विलियम जेम्स, विलियम हुंट और जेम्स सल्ली, जेम्स बहुत सारे थे, उन्होंने बताया था, टीचनर वगैरह रही है। ठीक है, और व्यवहार का विज्ञान किसने बताया था, जेबी वाटसन हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, ये सब व्यवहारवादी थे। ठीक है, इन सब ने व्यवहार का विज्ञान बताया था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये रीट एग्जाम में पूछा गया था, और ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज भी करता है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये ऑप्शन भी सही है। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये भी सही बात है। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन देखिए तो अपन को चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तन। मतलब कि एक ऑप्शन में तो दे रखा है कि अभिप्रेरणा के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो विकास है, और एक ऑप्शन में दे रखा है कि अभिप्रेरणा और अनुभव के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं, अभिप्रेरणा और अनुभव के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं वो विकास है। एक में दे रखा है कि परिपक्वता और अनुभव के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो विकास है, या फिर केवल और केवल परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर माना गया था, वो माना गया था कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो अपने परिवर्तन होते हैं, जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है परिवर्तनों की, उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। तो विकास का अर्थ किसका माना गया है, अभिप्रेरणा और अनुभव, इनके फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों की श्रृंखला को माना गया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो आपको ऑफिशियल आंसर की का ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर माना गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया था भाई साहब, वो दिया था विलियम जेम्स ने। ध्यान रख लेना, विलियम जेम्स का सबसे बड़ा योगदान था इसमें। आप सबको पता है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन शास्त्र का विषय या उसका अंग माना जाता था, फिर धीरे धीरे बाद में फिलोसॉफी से मनोविज्ञान अलग हुई थी, और इसको अलग करने का जो दर्जा दिया गया था वो विलियम जेम्स को दिया गया था। इसके अलावा विलियम जेम्स का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने मनोविज्ञान को कौन सी विज्ञान माना था, इसने चेतना का विज्ञान माना था। कौन सी माना था, चेतना का विज्ञान माना था। ठीक है, इसके अलावा विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जो अमेरिकन साइकोलॉजी था उसकी जनक भी कौन है, विलियम जेम्स है। ये सारे क्वेश्चन हो गए विलियम जेम्स के। इसके अलावा विलियम हुंट के बारे में आपने सुना होगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, विलियम हुंट को कहा जाता है। इसने सबसे पहले जर्मनी के अंतर्गत, कब कहाँ पर, जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। कब खोली थी, 1879 में खोली थी। कौन सी कॉलेज में खोली थी, लिपलिज, जो लेपलिज या लिपलिज क्या नाम था उसका, उस कॉलेज के अंतर्गत खोली थी। और उस विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान में कार्ल्स मैक्स विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके अलावा स्किनर के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका नाम बीएफ स्किनर है, यह अमेरिका का रहने वाला है। इसने प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको बोला जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। और अभिगर्मित
अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग की थ्योरी इसने दी थी, जिसमें से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक स्किनर को माना जाता है। ये सारे प्रश्न आ गए किसके, स्किनर के। वाटसन की मैं बता चुका हूँ, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, और इसने अपने बेटे 11 माह के बेटे अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया था, और इसने एक डायलॉग भी बोला था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं आप जो बोलोगे उसको वो बना सकता हूँ। ये भी बात किसने की थी, वाटसन ने की थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बताओ भाई, वृद्धि और विकास को सिद्धांतों से कौन सा संबंध नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल संबंधित है कि विकास निरंतर चलता रहता है। वर्गीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है, विकास से संबंधित नहीं है, ध्यान रख लेना। समन्वय का सिद्धांत विकास से संबंधित है, ये कहता है कि विकास के जितने भी पक्ष वो सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो समन्वय का सिद्धांत भी इससे संबंधित है। और व्यक्तित्व का सिद्धांत भी कहता है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, प्रत्येक बच्चे में विकास अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि विकास तो सेम होता है लेकिन विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत किसके हो गए, विकास के हो गए। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, क्या कहता है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी किताब है, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी किताब है, तो आपको ध्यान रख लेना मैकडूगल की किताब है, और इसके अंतर्गत एक शब्द की बड़ी आलोचना की थी, इसने किसकी की थी, चेतना की। किसकी की थी, चेतना की सबसे ज्यादा आलोचना किसने की थी, मैकडूगल ने की थी। इसके अलावा मैकडूगल का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रख लेना, इसने मूल प्रवृत्ति एवं जो संवेग का सिद्धांत था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या संवेग का सिद्धांत इसने दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इसने दिया था, जिसके अंतर्गत इसने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए थे। किसने बताए थे, मैकडूगल ने बताए थे। ठीक है, और इसके अलावा मैकडूगल की एक परिभाषा सबसे ज्यादा फेमस है कि अधिगम की एक परिभाषा बताई थी भाई, आचरण और अनुभव के आधार पर जो अपने परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, अधिगम के कारण से होते हैं, तो इसको मैकडूगल की परिभाषा थी। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो बाल मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, और इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, बालक का होता है। सीधी सी बात है, बाल मनोविज्ञान है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विशेष होगा, मुख्य होगा, वो भी बालक ही होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था। ध्यान रख लेना, शुरू में जो अपनी साइकोलॉजी थी उसको कौन जानता था, सबसे पहला मनोवैज्ञानिक था अरस्तु था। इसी के टाइम पे, अरस्तु के टाइम पे ही दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में साइकोलॉजी सबसे पहले आई थी, यानी कि दर्शन शास्त्र का एक सब्जेक्ट के रूप में अपनी साइकोलॉजी सबसे पहले सामने आई थी। उस टाइम पे कौन सा मनोवैज्ञानिक था, अरस्तु था। ठीक है, फिर बाद में अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी बताया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए अरस्तु के। प्लेटो ने कौन सा बताया था, प्लेटो ने बताया था अपना किसका, इसने भी बताया था आत्मा का विज्ञान बताया था। और वाटसन ने कौन सा बताया था, व्यवहार का विज्ञान बताया था। आगे बढ़ते भाई साहब, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, आपका फास्टेस्ट रिवीजन कराना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। बताओ भाई, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो वह है विकासीय विधि। ध्यान रख लेना, विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। बताओ भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, इस शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इस शिक्षा मनोविज्ञान की वर्तमान में कौन सी अवस्था चल रही है, इसकी वर्तमान में 600 अवस्था चल रही है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन है, तो ध्यान रख लेना, शिक्षार्थी भी इसका मुख्य तत्व होता है, शिक्षक भी इसका मुख्य तत्व होता है, और सीखने की प्रक्रिया यानी कि सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने की जो प्रोसेस होती है, ये सभी क्या होते हैं, इसके मुख्य तत्व होते हैं किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। मतलब कि व्यक्तिक विभिन्नता आप सभी जानते हो कि सब बच्चे अलग अलग होते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, व्यक्तिक विभिन्नता होती है उसके अंतर्गत, तो उसके लिए अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ध्यान रख लेना, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सत्य हैं। यानी कि अपन अगर टीचर को
सब पता है कि व्यक्ति की विभिन्नता होती है, मतलब कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है। तो अपने को क्या करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण के अनुसार, उसकी अभिरुचि या रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उस सबसे पहले तो इन चीज़ों को जानना चाहिए। भाई उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। उसके बाद में उनकी रुचि, योग्यता और उनकी इंटरेस्ट के अनुसार, उनके पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने का कोशिश करना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होती है अध्यापक की भूमिका। इसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? बताओ भाई, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ध्यान रख लेना, इसको आत्मा का विज्ञान सबसे पहले माना गया था। आप सबको पता है कि सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना था। किस किसने माना था? अरस्तु ने माना था, प्लेटो ने माना था। फिर दूसरे नंबर पर इसको मनोविज्ञान का, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना था, जो पोम्पोनो जी ने माना था। इसके बाद में फिर चेतना का विज्ञान माना था, जो किसने माना था? जेम्स सल्ली, जेम्स वुंट। इसके अलावा एक कौन था? जेम्स सल्ली था, विलियम जेम्स था, विलियम वुंट था। इन सब ने चेतना का विज्ञान माना था। इसके बाद में व्यवहार का विज्ञान किसने माना था? वॉटसन ने माना था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। उससे पहले अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। फास्टेस्ट रिवीजन आपको 1500 क्वेश्चन में कंप्लीट करा के रहूंगा एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? देखो, मूल्यांकन का एक त्रिकोण दिया था किसने? बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम को आप सभी जानते हो, उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के 3 प्रकार बताए थे। उसी प्रकार मूल्यांकन के भी 3 मुख्य तत्व बताए थे। ऐसे करके उन्होंने त्रिकोण बताया था। ठीक है, एक तो कौन सा था? एक तो था शैक्षिक उद्देश्य, यानी कि मूल्यांकन के सबसे पहले अपने को शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए। इसके अलावा फिर बताया था शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव के बाद अधिगम अनुभव, ध्यान रख लेना यहाँ पे गलती हो सकती है, अधिगम अनुभव था। और एक कौन सा था? अपने व्यवहार था। ठीक है, तो 3 त्रिकोण किसने बताए थे? बीएस ब्लूम ने बताए थे। किसके? मूल्यांकन के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मूल्यांकन के 3 मुख्य भाग कौन कौन से थे? एक तो शैक्षिक उद्देश्य था, इसके अलावा मूल्यांकन था, अधिगम अनुभव था, शिक्षण अनुभव नहीं था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, शिक्षण अनुभव इसका भाग नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, ठीक है साहब, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, या शैक्षणिक पिछड़ापन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है शैक्षणिक पिछड़ापन। कई बच्चे शैक्षिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं, उनको अवसर मिलते हैं तो फिर अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, उस कारण से कई बार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। किसके आधार पर? आप तो एक शब्द और याद रख लेना, विचार के आधार पर, यानी थिंकिंग के आधार पर। आप किस प्रकार से सोचते हो उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी को किसने वर्गीकृत किया था? वो थॉर्नडाइक ने किया था। कुल मिलाकर के थॉर्नडाइक ने अपनी पर्सनैलिटी के वर्गीकरण किया था, वो किस आधार पर किया था? विचारों के आधार पर। आप किस प्रकार से विचार करते हो, थिंकिंग करते हो, कल्पना करते हो, इमेजिनेशन करते हो, इसके आधार पर अपनी पर्सनैलिटी को वर्गीकृत किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक? थॉर्नडाइक कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत क्या दिया था? इसी सिद्धांत को प्रयत्नम भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। अधिगम के 3 नियम किसने बताए थे? मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक ने बताया था। इसके अलावा आप बुद्धि वाला जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत एक सिद्धांत इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया था, वो कौन सा था? मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत या बहुकारिकीय सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की खोज की थी। इस कारण से शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इसको कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। ये सारे क्वेश्चन हो गए थॉर्नडाइक के जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? बताओ भाई, शिक्षा के प्रति साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? तो ध्यान रख लेना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ध्यान रख लेना, आप तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ढूंढना हो तो हमेशा शिक्षण विधियों का कर देना। कभी भी आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना हो 4 ऑप्शन में से तो अध्यापक के द्वारा शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? बताओ भाई साहब, 4 आपके पास विचारधारा है, 4 संप्रदाय है। एक तो संरचनावाद है, एक व्यवहारवाद है, एक क्रियाशीलतावाद है, एक सृजनशीलतावाद है। इसमें से कौन से अधिगमकर्ता को, यानी सीखने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देता है? तो आप ध्यान रख लेना, जब आप सृजनात्मकता पढ़ते हो, क्रिएटिविटी पढ़ते हो, तो क्रिएटिविटी के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, तभी तो वो अपने क्रिएटिविटी विचार ला पाएगा, क्रिएटिविटी उसकी बढ़ पाएगी। तो कुल मिलाकर के स्वतंत्र
स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा किसमें दी जाती है, वो सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी में दी जाती है। सृजनशीलतावाद में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता बच्चे को दी जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। देखो ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है कि शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति की जो भीतरी शक्तियां है ना, व्यक्ति की जो भीतर की अंदर की जो शक्तियां है ना, उनको उभारने का काम करती है। पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने ये कथन कहा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। जब शिशु अपनी आंख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। ध्यान रख लेना, ये आंख, कान और हाथ क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, आंख और कान तो ज्ञानेंद्रियां, हाथ नहीं है, लेकिन इन ये सब क्या है? अपनी सेंसरी है, सेंसेज है। यहाँ पर हाथ में अपनी जो अंगुलियां होती है यहाँ से भी सेंसेज होती है, तो ये सभी क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इंद्र जनित स्तर होगा। इसको क्या बोला जाता है? देखो आप सबने पढ़ा होगा कि जीन पियाजे का एक सिद्धांत था, उसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कौन कौन सी अवस्था बताई गई थी? एक तो सेंसरी मोटर स्किल, इसके अलावा एक बताई गई थी आपकी प्री ऑपरेशनल, एक थी ऑपरेशनल और एक थी फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें से जो पहली सेंसरी मोटर थी ना, इसमें सेंसेस की बात की जाती है, आपकी ज्ञानेंद्रियों की बात की जाती है। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जितना भी ज्ञान आता है वो प्रथम अवस्था के अंतर्गत आता है, और इसकी आयु काल होती है 0 से 2 वर्ष। इसकी होती है 3 से लेकर के 3, 5, 8 साल तक, और इसके बाद में इसकी होती है 8 से 13 तक, और इसकी होती है 13 से आगे तक। ठीक है, ये सब हो गए किसकी? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर। और यहीं से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि आंख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये किस क्षेत्र में आता है? ये आता है इंद्रजनित स्तर में। किस में आता है? इंद्रजनित या सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? बताओ भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में सबसे बढ़िया कथन क्या होगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में सबसे बढ़िया कथन कौन सा है? देखो भाई साहब, एक व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान। ठीक है साहब, एक व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान, इनका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से हैं। यह शिक्षा को मनोविज्ञान आदान प्रदान। कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान के एक ही मतलब हो गया कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना यानी कि शिक्षा के अंतर्गत जो मनोविज्ञान के यानी कि जो साइकोलॉजी के रूल्स है, उसके सिद्धांत है, उनको लागू करना। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना ही शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास के हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो अब्राहम मेस्लो। किसके ने? अब्राहम मेस्लो ने ऐसा कहा था कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये किसका कहना है? अब्राहम मेस्लो का। आप सबको पता है कि अब्राहम मेस्लो का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? अब्राहम मेस्लो का था आवश्यकता सिद्धांत। कौन सा था? आवश्यकता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 5 अवस्थाएं बताई गई थी। सबसे पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति करता है, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं पूर्ति करता है, फिर प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूर्ति करता है, फिर सम्मान की आवश्यकताएं पूर्ति करता है, फिर उसके बाद में आत्म सिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इसके सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर इसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, आत्मसिद्धि पदानुक्रमिक का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें 5 अवस्थाएं बताई गई थी, 5 आवश्यकताएं बताई गई थी, और अब्राहम मेस्लो का ये सिद्धांत था। इसके अलावा जीन पियाजे के बारे में आप जानते हो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 स्तर थे, सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और इसके बाद में फॉर्मल स्टेज। इनकी आयु स्तर भी आपको याद रखनी है। और स्कीमा शब्द के बारे में किसने किया था? जीन पियाजे ने बात की थी स्कीमा शब्द के बारे में। इसके अलावा बंडूरा साहब के, आप सबको पता है बंडूरा साहब का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? एक बेबी डॉल थी, गुड्डियाँ थी छोटी, और एक कौन सा था? निर्जीव सजीव जोकर था। इसके अलावा इनके इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। अनुकरण की बात सबसे ज़्यादा बंडूरा ही करते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन दे रखा है स्किनर साहब का। इसका नाम पूरा नाम BF स्किनर है, अमेरिका का रहने वाला था। इसका सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। चूहे और कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और अभिगर्मित अनुदेशन का जनक भी किसको कहा जाता है? स्किनर को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए स्किनर के। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। बताओ भाई, मोटिवेशन का महत्व शिक्षा की प्रक्रिया में कैसा है? इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब कि शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षा की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रेरणा का महत्व होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? देखो, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, ये तो करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, ये भी करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों में इनामों का लालच देकर के आप उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं बना सकते। यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में मोटिवेशन का महत्व होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उनको इनाम का लालच देकर के उनके बीच में प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न कर दो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? बताओ भाई, अपनी जो शैशव अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, उसके लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? तो ध्यान रख लेना, मोंटेसरी विधि भी अपनी शैशव अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था के लिए है, किंडरगार्टन विधि भी शैशव अवस्था के लिए है, और खेल विधि भी शैशव अवस्था की है, यानी कि तीनों की तीनों ही विधि। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा बनता है कि मोंटेसरी विधि किसने दी थी? तो मारिया मोंटेसरी ने दी थी। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। और किंडर और गार्डन का मतलब है कि यहाँ पे बालकों का उद्यान या बच्चों का उद्यान। और खेल विधि किसने दी थी? ये दी थी कोल्डवेल कुक ने। किसने दी थी? कोल्डवेल कुक ने। तीनों का नाम याद रखना है, मारिया मोंटेसरी ने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी, और ये खेल विधि किसने दी थी? ये दी थी कोल्डवेल कुक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसने किया था? ये वॉटसन साहब ने किया था। मैंने आपको बता रखा है भाई, वॉटसन ने एक डायलॉग बोला था कि मुझे तुम एक दर्जन बच्चे यानी 12 बच्चे दे दो और आप जो बोलोगे उसको मैं वो बना दूंगा। ठीक है, और वॉटसन का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। इसके बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट था, जो कितने महीने का था? 11 महीने का था। ये सारे क्वेश्चन इसके पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैकडूगल का एक ही सिद्धांत पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने कौन सा दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया जिसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और संवेग बताए गए थे। इसके अलावा अपन बात करें कोलर की बात करें तो कोलर ने कौन सी संप्रदाय दिया था? गेस्टाल्टवाद दिया था। और सिद्धांत कौन सा दिया था? इन्होंने अंतर्दृष्टियम सूच का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया गया था, और उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। क्या नाम था? सुल्तान था। ठीक है भाई साहब। इसके बाद में पावलाव का प्रयोग किया था। भाई पावलाव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। सिद्धांत कौन सा था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। इसी को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और अनुबंधन का जनक भी किसको कहा जाता है? पावलाव को कहा जाता है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए पावलाव के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हो तो चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी फास्टेस्ट रिवीजन के नाम से, वहां पर जाकर के देख लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ध्यान रख लेना, जो प्रगतिशील परिवार होते हैं जैसे कि बढ़ते हुए परिवार, जैसे बेस्ट एग्जांपल में जैसे अंबानी परिवार हो गया, अडानी परिवार हो गया, तो इनके परिवारों में क्या होता है? कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? इनका होता है अचीवमेंट का। कौन सा होता है? अचीवमेंट यानी उपलब्धि का प्रेरक सबसे ज्यादा होता है। देखो एग्जाम में आप जिज्ञासा में और उपलब्धि में यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। भाई जिज्ञासा भी उनमें सबसे ज्यादा होती है और उपलब्धि भी उनमें सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रख लेना, उनकी सबसे ज्यादा जो बात होती है वो उपलब्धि की होती है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को हासिल करना। जैसे कि अंबानी का बेटा है, वो सोचेगा कि मैं बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करूँ, तो उनमें कौन सा प्रेरक सबसे ज़्यादा होता है? उपलब्धि वाला प्रेरक सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ भाई, मनोविज्ञान के अंतर्गत असामान्य मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी आता है, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की वैसे तो कितनी शाखाएं, लगभग 26 या बहुत सारी शाखाएं हैं वैसे तो मनोविज्ञान की, ठीक है, उसमें से कौन सी नहीं है? आर्थिक मनोविज्ञान नहीं है। ध्यान रख लेना, आर्थिक मनोविज्ञान किसी प्रकार की मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन है। ध्यान रख लेना, बाल विकास का मतलब यही होता है। बाल विकास का मतलब होता है बाल मनोविज्ञान, यानी कि बाल विकास कहाँ तक होता है? किशोर अवस्था तक ही बालक रहता है, उसके बाद में तो फिर प्रौढ़ आ जाता है, यानी कि वयस्क हो जाता है वो। तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, ये हो गया बाल विकास का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी कौन सा ऐसा है जो मनोवैज्ञानिक नहीं? ये क्वेश्चन भाई साहब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ही नहीं है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है। कौन नहीं है? जॉन डीवी। ध्यान रख लें, जॉन डीवी का नाम आपने सुना होगा। जॉन डीवी ने एक विधि, कौन सी विधि का विचार दिया था? इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का, जो प्रोजेक्ट मेथड है या परियोजना जो विधि है ना, इसकी विचारधारा किसकी थी? जॉन डीवी थी। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड का जनक किसको माना जाता है? इसका शिष्य था किलपेट्रिक, उसको इसका जनक माना जाता है। तो आपको पूछ ले कौन एक ऐसा है जो मनोवैज्ञानिक ही नहीं है, तो वह कौन नहीं है? जॉन डीवी। जॉन डीवी नहीं है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? डीवी पता चल रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल हो गया था, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक की परिभाषा में फेल कर दिया गया था। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। एग्जाम से पहले 150 क्वेश्चन का फास्टेस्ट रिवीजन, 150 नहीं 1500 क्वेश्चनों का फास्टेस्ट रिवीजन मैं आपको इस चैनल पर करा के रहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यानी कि एवरेज बुद्धि है उस हिसाब से तो उसको भाषा आनी चाहिए थी, लेकिन वो भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो ये संकेत देता है कि बच्चा किस प्रकार का रोगी है, मतलब किस चीज़ से रोगी है। तो ध्यान रख लेना, उसको पढ़ने और समझने में दिक्कत आ रही है। पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो डिसलेक्सिया। ध्यान रख लेना, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में दिक्कत,
यहाँ पे प्रापिया नहीं है, ग्राफिया है। डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने में दिक्कत, और डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है कि यहाँ पे गलत दे रखा है, गणितीय अक्षमता। डिस्प्रेक्सिया का तो असली मतलब होता है कि अपना क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि असमंजसता हो जाएगी, ठीक है। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया नहीं है, यहाँ पर डिसकैलकुलिया होगा। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है, अपनी गणना संबंधी गलती होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में इंग्लिश में थोड़ा सा गलत दे रखा है, वैसे ये रीट एग्जाम में पूछा हुआ है। कहाँ पर? रीट एग्जाम में पूछा हुआ। यहाँ पे तो सही लिख रखा है भाई, पठन में असमता होती है, एक लेखन में असमता होती है, एक गणितीय असमता होती है, और एक गति समन्वय असमता होती है। यानी कि पठन में असमता को तो बोला जाता है डिसलेक्सिया, लेखन में असमता बोलते हैं उसको डिसग्राफिया बोलते हैं, देखो यहाँ पे गलत लिख रखा है। इसके अलावा गणितीय असमता होती है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ये गलत लिख रखा है। और गति समन्वय असमता का मतलब संतुलन खो देता है, वो अपना संतुलन खो देता है, तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सभी कथन सही लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो पठन असमता हो जाएगी, डिसलेक्सिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बताओ भाई, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ में उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने, बिल्कुल इससे तो पता चल जाता है। शिक्षण विधियों के चयन में, इसलिए तो इसका उपयोग कर रहे हैं अपन। छात्रों को अभिप्रेरित करने में, मोटिवेट करने में, बिल्कुल इसका काम है। पशुओं के प्रयोग में, ध्यान रख लेना, पशुओं के प्रयोग में नहीं है। पशुओं का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं, ध्यान रख लेना भाई। मनोविज्ञान अलग होती है और शिक्षा मनोविज्ञान अलग होती है। मनोविज्ञान की एक शाखा होती है जिसका नाम होता है शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान में तो केवल और केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आपको पूछ ले कि मनोविज्ञान में किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें पशु और मानव दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये नोट लगा करके जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते भाई साहब, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 90, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। बताओ भाई, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था युंग ने। किसने दिया था? युंग ने, ठीक है साहब। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पावलोव के मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। सिगमंड फ्राइड के देख लेते हैं एक बार। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा संप्रदाय दिया था? वो मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय दिया था। या कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने तीन तीन मन बताए थे, कौन कौन से? अर्ध चेतन, चेतन और अवचेतन। इसके अलावा इन्होंने तीन शब्द दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। कौन कौन से दिए थे? इड, ईगो और सुपर ईगो दिए थे। ये सारे क्वेश्चन हो गए फ्राइड के। स्किनर के मैं आपको सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। और युंग का क्वेश्चन हो गया कि सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सामूहिक यानी कि ग्रुप वाला अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? युंग ने दिया था। किसने दिया था? युंग ने दिया था। ये हो गया आज के हमारे 30 क्वेश्चन। लेकिन आप सबको पता है कि मैंने कितने क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया है, ठीक है। तो हम बाकी की दो वीडियो के अंतर्गत मैंने 2 क्लासों के अंतर्गत 60 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक इसी प्रकार से करवाए थे कि आपके 60 के क्वेश्चन के लगभग 200 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। आपको रीट की एग्जाम होने से पहले पहले साइकोलॉजी के पूरे 1500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करा के रहूँगा। इस क्लासों से फ़ायदा क्या होगा? इस क्लासों के माध्यम से आपका रिवीजन होगा, और वो भी फास्टेस्ट तरीके से होगा। और मैं बार बार जब भी पावलाव नाम आएगा उसके पावलाव के सारे क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा। उससे क्या होता है कि टाइम तो भले ये मान लो कि 10 सेकंड लगती है पावलाव के बारे में बताने में, लेकिन आपका रिवीजन हो जाता है मेन तो, और रिवीजन से ही याद होता है। तो आपको एग्जाम से पहले कंटेस्ट याद करा के भेजूंगा साइकोलॉजी की, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिछली क्लासें 2 नहीं देखी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान फास्टेस्ट रिवीजन के नाम से, उसमें जाकर के आप देख लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।